हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रखे थे, उसका 2 क्लास हम लोगों ने ले लिया है। तो जो बच्चे क्लास नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से पिछला क्लास देख लेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वहाँ पे पढ़ लिए थे कि संविधान को कितने दिन में बनाया गया था, संविधान सभा की बैठक कितने दिन में हुई थी और कितने दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग उसमें कुछ देखते हैं कि जो हमारे कुछ पार्ट हमने बताया था, 22 भाग दिए गए हैं, 22 पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या रखा गया है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं भाग 1 यानी पार्ट 1 की बात करें कि पहले पार्ट में क्या दिया गया है, पहले पार्ट में क्या दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में क्या दिया गया है, संघ और क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र यानी राज्य और उसके क्षेत्र। क्या दिया गया है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, उसके क्षेत्र क्या क्या हैं। ठीक है ना, और उसके विस्तार और राज्यों के बारे में, यानी कि राज्य और संघ और उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो पहले पार्ट में क्या दिया गया है, संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र। ठीक, आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल 1 से लेके 4, इसमें यानी 4 आर्टिकल इसमें हैं, यानी अनुच्छेद। हमने बताया था 395 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक कहाँ है, पार्ट 1 में, जो कि है संघ और उसके क्षेत्र। आई बात समझ में। चलिए, अगर आर्टिकल 1 की बात करें कि आर्टिकल 1 क्या है, पहले आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 1 क्या है, वो ये कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है, एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। आई बात समझ में। क्या बोला गया है, भारत जो है राज्यों का संघ है, जिसमें कि टोटल इस समय कितने देश हैं, अरे सॉरी कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आई बात समझ में। इस समय के हिसाब से देखा जाए तो कितने स्टेट हैं, यानी 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अभी हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया है। ठीक है ना, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ठीक है ना, नहीं उसके पहले कितने थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, चलिए तो इसमें क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है। आई बात समझ में। चलिए आर्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 में ये लिखा गया है जो हमारे देश का जो संसद है वो नए राज्यों की क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है, यानी नए राज्य को बना सकता है। ठीक, इस बारे में जो विवरण दिया गया है वो आर्टिकल 2 में दिया गया है। क्या दिया गया है, संसद के द्वारा नए राज्यों की स्थापना करना। आई बात समझ में। होता है ना कि जैसे अभी देखो बात चल रही है कि यूपी बहुत बड़ा है, तो यूपी को भी 2 भागों में बांट दिया जाए। तो जब 2 नए राज्य बनाए जाएंगे, जब 2 नए राज्य बनेंगे, तो ये सब अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संसद को। आई बात समझ, संसद द्वारा नए राज्यों का स्थापना, नए राज्यों की स्थापना करना। स्थापना मतलब होता है नए राज्यों को बनाना। आई बात समझ में। ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बस क्या लिखा है, देखिए ये जानना है कि किस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए राज्यों को बनाने का अधिकार किसको होता है और ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो क्या होता है, संविधान के हमारे पार्ट 1 में आर्टिकल नंबर 2 में यह अधिकार संसद को प्राप्त है। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, आर्टिकल 3 की बात करें कि आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है,
तो इसमें भी क्या लिखा गया है कि संसद जो है नए राज्यों को बना सकता है, उसके क्षेत्र को बढ़ा सकता है, क्या कर सकता है, उसके क्षेत्र को बढ़ा सकता है, और राज्यों के जो नाम है उसमें जो परिवर्तन आता है वो भी इसी आर्टिकल में लिखा गया है कि संसद द्वारा नए राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है। हाल ही फिलहाल में हमारे योगी जी ने बहुत सारे, मैं कहूँ यूपी में जिलों का नाम देखेंगे बदल दिए हैं, बहुत से शहर का नाम बदल दिए हैं, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिए हैं, ठीक है ना। ये सब हमारे संसद में प्राप्त है, ये सब संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यों के नाम भी बदल सकते हैं, उनका क्षेत्र बदल सकते हैं, ठीक है ना, उनका क्षेत्रफल या क्षेत्र जो होता है उसको बदल सकते हैं और नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। वो सब अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। ठीक, संसद को क्या प्राप्त है, नए राज्यों की स्थापना देख ही रहे हैं, राज्यों के क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र और राज्यों के नाम, राज्यों के नाम और राज्यों की स्थापना। ये सब कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, ठीक है ना। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, उसका क्षेत्र बढ़ा घटा सकती है और उसके नाम में परिवर्तन ला सकती है। आई बात समझ में, चलिए ठीक। अब आगे बात करें आर्टिकल 4, क्योंकि इसमें आर्टिकल 1 से 4 है, तो आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 4 में ये लिखा गया है कि आर्टिकल 4 में दिया गया है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4, क्या दिया गया है, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार आर्टिकल 4 में दिया गया है। ठीक, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 क्या है, ये मैं जब अनुसूचियां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि अनुसूची 1 में क्या लिखा गया है और अनुसूची 4 में क्या लिखा गया। तो उसमें अगर कोई परिवर्तन लाना होगा या कोई संशोधन लाना होगा तो आर्टिकल नंबर वो 4 में दे दिया गया। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब भाग 1 में दिया गया था संघ और उसके क्षेत्र, अब बात करते हैं भाग 2 में कि भाग 2 में क्या दिया गया है, यानी पार्ट 2 में क्या रखा गया है। ठीक, चलिए भाग 2 में क्या दिया गया है, भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता, यानी हमारे भारत की जो नागरिकता है उसके बारे में भाग 2 में दिया गया है, जो कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि हमारे भारत की नागरिकता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, भारत की नागरिकता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है या किन कारण से हमें भारत की नागरिकता मिली हुई है, अगर उसकी बात करें, देखिए भारत की नागरिकता की बात करें तो पहला भारत की नागरिकता पाना हमें जन्म से मिलता है। जन्म से क्या मतलब होता है समझिएगा, पहला नागरिकता पाने के लिए हमें जन्म से क्या मतलब है, जन्म से ये मतलब है कि यदि 26 जनवरी 1950 के बाद, वो 26 जनवरी 1950 के बाद, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई भारत में जन्म लिया हो, कहाँ पे, भारत में जन्म लिया हो 26 जनवरी 1950 के बाद, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी या उसको भारत की नागरिकता प्राप्त है। आई बात समझ में, 26 जनवरी 1950 के बाद यदि आप भारत में जन्म लिए हैं
ठीक है ना, इंडिया में जन्म लिए हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अगले की बात करें तो क्या होगा, वंश परंपरागत। देखिए वंश परंपरागत क्या होता है कि हुआ क्या था कि जैसे जब देश आज़ाद हुआ या देश को दो भागों में बांट दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 के बाद कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग थे जो कि भारत को छोड़ के चले गए थे, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग थे जो भारत को छोड़ के किसी अन्य देश में चले गए, या पाकिस्तान की ही बात करें, पाकिस्तान चले गए या कहीं भी चले गए, किसी अन्य देश में चले गए। तो वंश परंपरागत का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से बाहर जन्म लिया हो, कहाँ जन्म लिया हो, मतलब भारत से बाहर किसी अन्य देश में जन्म लिया हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले अगर उसका कोई माता या पिता कोई भी क्या हो, भारत का नागरिक रहा हो, क्या रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो, तो भी उसको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है ना। हमने क्या कहा, 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर, हमने क्या बोला, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के अलावा किसी अन्य देश में, भारत 1950 के बाद भारत के अलावा या भारत के बाहर अन्य देश में जन्मा व्यक्ति, यदि उसके माता पिता क्या हो, यदि उसके माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक रहे हो, माता पिता भारत के नागरिक रहे हो, तो भी उसे क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? हमने क्या कहा, बात को समझिएगा। यहाँ था कि 26 जनवरी 1950 के बाद यदि आप भारत में जन्मे हैं तो भी आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यदि 26 जनवरी 1950 के बाद यदि आप भारत के अलावा किसी अन्य देश में भी जन्मे हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता कोई एक भारत का नागरिक रहा होगा तो आपको भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अगर अगले पॉइंट की बात करेंगे और कैसे भारत की नागरिकता मिलती है, तो अगला होता है देशीकरण द्वारा। कैसे होता है, देशीकरण द्वारा। तीसरा है पॉइंट, देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। देशीकरण का मतलब होता है कि जब कोई दो देश आपस में मिलते हैं या उनमें कोई समझौता होता है कि उसके कुछ लोग इस देश में आके रहने लगते हैं और इस देश के लोग कुछ उस देश में जाके रहने लगते हैं, तो वो देशीकरण होता है। तो देशीकरण के दौरान उस समय जो भी मतलब किसी अन्य देश से आया हुआ व्यक्ति यदि हमारे देश में आ जाता है तो भी उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। देशीकरण के द्वारा भी क्या किया जाता है, भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। ठीक, अगला है, अगले की बात करें तो पंजीकरण द्वारा क्या होता है। ये सब भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं कि भारत की नागरिकता आपको कैसे प्राप्त होगी। भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी यहाँ रह सकते हैं, तभी आप यहाँ मतदान कर सकते हैं। आई बात समझ में? यहाँ रह सकते हैं, या यहाँ का इलेक्शन जो होते हैं, जो चुनाव होते हैं उनमें लड़ सकते हैं, आप अपना मत दे सकते हैं। ये सब अधिकार कब होगा, जब आप भारत के नागरिक होंगे तब। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या तरीके होते हैं या किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त होती है वो उसकी बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है,
अगर हम चौथे की बात करें तो एक होता है पंजीकरण द्वारा, एक होता है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा क्या होता है, देखिए पंजीकरण का मतलब होता है कि जैसे अगर भारत की नागरिकता अगर किसी को चाहिए तो क्या करता है, एक फॉर्म होता है, एक पंजीकरण होता है, उसको आप फिलअप करेंगे, भर देंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसमें क्या होता है, जैसे कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो भारत के किसी आदमी से, मतलब इंडिया के किसी आदमी से शादी उदी करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो उनको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो क्या करेंगे, पंजीकरण फॉर्म फिलअप कर देंगे तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। या दूसरा तरीका होता है, जैसे कोई बच्चा नाबालिग हो, क्या हो, कोई बच्चा नाबालिग हो, अभी उसका मतदान या वोटर कार्ड नहीं बना हुआ हो, तो क्या होता है, नाबालिग होने पर अगर उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया जाता है, यानी पंजीकरण कर दिया जाता है, तो भी उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। आई बात समझ में, यानी पंजीकरण के द्वारा भी हमें क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अगर अगले की बात करें तो अगला होता है भूमि विस्तार। अगला होता है भूमि विस्तार। देखिए अगला भूमि विस्तार से क्या मतलब है, जैसे कि हमारे देश जो हमारा इंडिया है, अगर वो अपने भूमि का विस्तार करता है, भूमि का विस्तार का मतलब है कि अपनी बॉर्डर की सीमा को बढ़ाता है, ठीक है ना, अपने भूमि का विस्तार करता है। तो जब विस्तार करेगा तो उस जगह में जो लोग रहते होंगे, ठीक है ना, उस जगह में जो लोग रहते होंगे उस लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाती है। आई बात समझ में, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारा देश जो इंडिया है, हमारे बॉर्डर पे जो है, बॉर्डर की सीमा को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, किसी अन्य देश में कुछ जगह हम लोग क्या करते हैं, उस सीमा को बढ़ा दे रहे हैं, तो यदि उस सीमा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसके अंतर्गत जितने लोग भी रहते होंगे उनको ऑटोमेटिक, या मैं कहूँ कि अपने क्या बोलते हैं, संविधान के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि उनको हमें भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी। आई बात समझ में, ठीक है। अगर अगले की बात करें, ठीक है, तो इतने तरीके से मतलब हम भारत की क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कब, जब हमारा संविधान बना था तब उसमें ये सब बातें लिखी गई थी, ठीक है ना। जैसे पंजीकरण था, तो पंजीकरण कराने का तात्पर्य ये होता है कि इस समय इसमें लिखा गया था कम से कम किसी को अगर पंजीकरण चाहिए, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता चाहिए, तो कम से कम 6 माह या उससे अधिक, ये ध्यान रखिएगा, 6 माह या उससे अधिक वो भारत में रह चुका हो तभी वो पंजीकरण कर सकता है। बात को समझिएगा, वो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता तभी प्राप्त कर सकता है जब वो कम से कम 6 माह या उससे अधिक वो भारत में रह चुका हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये कब था, जब हमारा संविधान बना था तब उस समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके को लिखा गया था। लेकिन एक संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन 1986। क्या किया गया था, नागरिकता संशोधन 1986। तो ये जो इसमें लिखा गया था उसमें कुछ संशोधन किया गया। वो कब किया गया था, नागरिकता संशोधन 1986। पता ही है कि हमारे देश का जो संविधान है वो काफी लचीला है, ठीक है ना, उसमें कभी भी संशोधन किया जा सकता है। तो जो नागरिकता संशोधन 1986, तो जो नागरिकता संशोधन 1986 था, इसमें नागरिकता प्राप्त करने के कुछ नियम जो थे उसको थोड़े से बदल दिए गए थे, ठीक है ना। उसको क्या किए गए थे, थोड़े से बदल दिए गए थे, ठीक। अब इसमें क्या नियम दिया गया, पहला कि जन्म से पहले किसी बच्चे के, जन्म से पहले किसी व्यक्ति या बच्चे के माता पिता कोई एक भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक,
तब जाके उसको क्या मिलेगा, जन्म से पहले किसी एक व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब जाके उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। आई बात समझ में। अब पंजीकरण की जो बात की गई थी, मैंने बताया था पंजीकरण के द्वारा जो हमें नागरिकता मिलती है, उसमें कम से कम हमें क्या करना है था, 6 महीने भारत में रहना था। 6 महीने अगर आप भारत में रह जाते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाती। यही रिवाज था, इसी वजह से देखते हैं कुछ लोग विदेश से आके यहाँ शादी कर लेते हैं, ठीक है ना, या यहाँ से लोग जाके विदेश में शादी कर लेते हैं तो वहाँ की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आपको करना है या शादी करने वाले थे या कर चुके हैं तो कम से कम यदि आप 6 महीने तक इंडिया में रह चुके थे तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक। लेकिन इसमें संशोधन किया गया कि पंजीकरण के द्वारा किसी को भी नागरिकता दी जाएगी तो वो कम से कम 5 साल क्या हो, भारत में रहे। कम से कम 5 साल वो क्या हो, भारत में रहे, ठीक। तो जो दूसरा संशोधन किया गया था कि पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगा जब कम से कम 5 वर्ष भारत में रह चुका हो। आई बात समझे। उस समय था 6 माह, अब कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक। अगर आपको पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता चाहिए तो आप कम से कम 5 साल भारत में रह चुके हो तभी आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक। अगर तीसरे की बात करें तो बोला गया देशीकरण के द्वारा, हमने बोला था जब देशीकरण किया जाएगा तो जो भी भारत में आएगा उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जब देशीकरण का ये नियम निकाला गया कि जब देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता उसको तभी प्राप्त होगी जब वो कम से कम 10 वर्ष भारत में रह चुका हो। पहले क्या था, तो अगर देशीकरण के दौरान अगर वो भारत में आ जाता है तो उसको भारत की नागरिकता तुरंत दे दी जाती थी। लेकिन अब कंडीशन है कि कम से कम वो 10 साल क्या हो, भारत में रह चुका हो तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक। तो देशीकरण द्वारा क्या है, कम से कम 10 वर्ष। अगर वो कम से कम 10 वर्ष भारत में रहा होगा तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब तो हमें बात आ गई कि हमें भारत की नागरिकता क्या हो गई, मिल गई। हमें क्या हो गई, भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। अब बात करें कि भारत की नागरिकता का अंत कैसे होता है। भारत की नागरिकता का अंत कैसे होता है तो देखिए, हम बात करेंगे भारत की नागरिकता का अंत। देखिए, भारत की नागरिकता का अंत बात करें तो कैसे होगा। पहला तो ये वो जो व्यक्ति भारत का नागरिक है अगर वो अपने नागरिकता का क्या कर दे, परित्याग कर दे, यानी अपनी नागरिकता को खुद छोड़ना चाहे तो भारत की नागरिकता का उसका छोड़ सकता है, भारत की नागरिकता का अंत हो सकता है। क्या कर दे, नागरिकता का परित्याग कर दे, का परित्याग मतलब वो खुद छोड़ दे तो उसके नागरिकता का अंत हो सकता है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि जो व्यक्ति नागरिक है अगर वो क्या करे, किसी अन्य देश का क्या कर ले, किसी अन्य देश का नागरिकता ले ले, किसी अन्य देश का नागरिकता ले ले
तो क्या हो जाएगा, उसके नागरिकता का अंत, यानी इंडिया की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी या हट जाएगी। क्या हो, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने का, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने का। यदि हम किसी अन्य देश के नागरिक हो जाएंगे तो हमारे देश की, जो हमारे इंडिया की नागरिकता होगी, उसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा प्राप्त करने पर। ठीक। और तीसरा पॉइंट यह है कि भारत सरकार ही आपकी नागरिकता क्या कर ले, छीन ले। भारत सरकार ही आपकी क्या कर ले, नागरिकता छीन ले। तो भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक। या आप क्या है, पहले या तो आप खुद से परित्याग कर दीजिए, या किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेंगे तो भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या भारत सरकार खुद आपकी नागरिकता छीन ले तो भी आपकी नागरिकता क्या हो जाए, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे भारत की नागरिकता का अंत होता है। ठीक है, चलिए अगर अगले टॉपिक की बात करें तो कुछ है, जैसे एनआरआई है। एनआरआई क्या होता है, नेशनल रेजिडेंसी इंडिया। ठीक, एनआरआई क्या होता है, नेशनल रेजिडेंसी इंडियन, मतलब एनआरआई, ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा। एनआरआई क्या होते हैं, एनआरआई क्या होते हैं, ये भारतीय पासपोर्ट पे क्या होते हैं कि ये भारत के नागरिक तो होते हैं, ये क्या होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं, नागरिक होते हैं। ठीक, लेकिन ये भारतीय पासपोर्ट पे क्या है कि भारतीय पासपोर्ट पे 6 माह से अधिक या 6 माह या 6 माह से अधिक किसी अन्य देश में रहते हैं, किसी अन्य देश में रहते हैं। ठीक, एनआरआई क्या होते हैं कि वो भारत के नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट पे 6 माह या 6 माह से अधिक किसी अन्य देश में क्या करते हैं, रहते हैं, और इनको मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, मतदान का अधिकार होता है। ठीक, याद रखिएगा कि जो एनआरआई क्या होते हैं, एनआरआई जो होते हैं भारत के ही नागरिक होते हैं, लेकिन वो भारतीय पासपोर्ट पे 6 माह या 6 माह से अधिक किसी अन्य देश में रह रहे होते हैं। ठीक है ना, और उनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब ओसीआई एक होता है आपका, ओसीआई, ओसीआई क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन इंडियन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, ये क्या होते हैं कि देखिए ये क्या होते हैं कि ये भी भारत के क्या होते हैं, ये किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, ये अन्य देश के नागरिक होते हैं, अन्य देश के नागरिक है। ठीक, ये 26 जनवरी 1950 के बाद भारत छोड़ दिए थे, भारत को छोड़ दिए। ठीक, ये 26 जनवरी 1950 के पहले या 26 जनवरी 1950 के समय ये क्या किए थे, भारत को छोड़ के किसी अन्य देश चले गए थे। ठीक, लेकिन उसके पहले वो क्या थे, भारत में ही रहते थे, तो उनको क्या किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, और क्या होता है, इनको एक लाइफ टाइम वीजा दे दी जाती है, इनको क्या किया जाता है, एक लाइफ टाइम वीजा दे दी जाती है, लाइफ टाइम वीजा दे दी जाती है, जिससे ये पीएफएफओ को कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का रिपोर्ट नहीं करते हैं। कहने का मतलब बस इतना समझिए कि ये अन्य देश के नागरिक होते हैं,
देखिए 26 जनवरी 1950 के पहले या उसी समय ये क्या किए थे, भारत को छोड़ दिए थे, यानी उसके पहले वो भारत में रहते थे। आई बात समझ में। अब इसी तरह बात करें PIO, क्या बात करें, एक होता है PIO। PIO क्या होता है इसको समझिएगा। इनके पूर्वज जो होते हैं, इनके पूर्वज भारत के नागरिक होते हैं या नागरिक रहे होंगे, पूर्वज भारत के नागरिक थे, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, PIO, ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या होता है कि इनके पूर्वज जो होते हैं भारत के नागरिक रहे होंगे या रहे थे, ठीक। चलिए, इस तरीके से हमने 2 पार्ट देखा आज, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या दिया था, संघ और उसके क्षेत्र, ठीक, उसके बारे में बताया गया था कि जो राज्य होते हैं और उनका क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में, उसका क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है या नाम में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, ये पार्ट 1 में दिया हुआ है। पार्ट 2 में क्या दिया गया है, भारत की नागरिकता, कि भारत की नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे भारत की नागरिकता का अंत हो सकता है, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देख लिए, ठीक है ना। अब अगले क्लास में हम अगले की बात करेंगे कि हमारा पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में क्या दिया गया, थोड़े से कुछ पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।